हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल सिमर स्टडी में। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक बार हिंदी पद्य की दैनिक पाठ्य योजना शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो है मैंने डायरी का ही फॉर्मेट बनाया है। हालांकि मैंने इसको डायरी में नहीं बनाया लेकिन रजिस्टर में बनाया, तो उसमें जो भी है वो सारा डायरी का फॉर्मेट है। आप चाहे मिला के देख लीजिएगा। तो उसमें ऊपर सबसे पहले दिनांक लिखी जाएगी, जो भी होगी आप डाल दोगे जिस भी तारीख को बना रहे हैं। कक्षा 7 का है। कालांश जो भी आपको मिला है, विद्यालय जो भी अलॉट हुआ है, समयावधि 30, 35 और अधिकतम 40 मिनट तक हो सकती है। और संबद्ध इकाई पद यानी कि कविताओं की ये इकाई योजना है तो वो लिखी जाएगी। विषय हिंदी, पाठ क्रमांक जो भी होगा और प्रस्तुत पाठ सहित अब तक पढ़ाए गए पाठों की कुल संख्या, यानी कि आपका जो दैनिक पाठ योजना बना रहे हैं वो 7वें नंबर की है या 8वें की, 9वें की, 10वें की, आप उतना लिखोगे। मान के चलो मैंने डायरी में 10 लेसन प्लान बना लिए और अब मैं जो लेसन प्लान बनाने जा रही हूँ वो 11वां है, तो आप यहाँ पे 11 लिख देंगे, ठीक है। और पाठ्य प्रकरण यानी कि जो भी होगा, जो भी आप प्रकरण ले रहे हैं जिस पे बना रहे हैं तो वो है। ये विप्लव गायन है जो मैंने प्रकरण लिया है। और प्रकरण में आपको ये करना है कि इसको हमेशा हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। अगर आप नहीं करते तो ये गलती मानी जाएगी। उसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। जो भी प्रकरण होगा उसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। अब इसके बाद क्या है, डायरी में उद्देश्य दिए हुए हैं, फिर व्यवहारगत परिवर्तन। तो पद्य के जो उद्देश्य हैं, पहला जो उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक, और जो पद्य में 2 पक्ष होते हैं, एक कला पक्ष और दूसरा भाव पक्ष। कला पक्ष में देखा जाता है कि भाषा शैली कैसी है, अलंकार कौन से है, छंद कौन सा है, शब्द शक्तियाँ कौन सी है, समास कौन सा है, संधियाँ इत्यादि, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और जो भाव पक्ष है उसमें हमें कविता से क्या प्रेरणा मिल रही है, कौन सी भावना का विकास हो रहा है, कौन सा रस मिल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये मैंने लिखा है, आप देख लीजिएगा। कला पक्ष में विद्यार्थी विप्लव गायन नामक कविता के भाषा तत्वों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। प्रत्याभिज्ञान का मतलब पुनः पहचान कर सकेंगे, और प्रत्यस्मरण का यानी कि पुनः याद कर सकेंगे। दूसरा बिंदु है, विद्यार्थी कविता में आए नवीन शब्दों को स्वराघात, बलाघात द्वारा शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी विषय वस्तु का संश्लेषण और विश्लेषण कर सकेंगे। अब संश्लेषण का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कोई भी विषय वस्तु है उसका सार, यानी इनकी जो विद्यार्थियों ने जो पढ़ा है, गायन पढ़ा है, कविता पढ़ी है, उसका सार क्या है। और विश्लेषण यानी कि उसके एक एक शब्द की व्याख्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। भाव पक्ष, विद्यार्थी विप्लव गायन नामक कविता की विषय वस्तु से अवगत होकर रसास्वादन कर सकेंगे, यानी कि उन्हें कविता पढ़ने में आनंद आएगा और अच्छा लगेगा, रस की अभिव्यक्ति होगी। दूसरा बिंदु है अर्थग्रहण उद्देश्य का। विद्यार्थी विप्लव गायन कविता को मनोयोग से सुनकर कविता का सार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी विप्लव गायन कविता को पढ़कर कविता के विचारों तथा तथ्यों का चयन करेंगे। अब क्या करना है कि आपको डायरी में ये छोटा ही लिखना है, ताकि आपका जो डायरी का फ्रंट पेज है उसमें ये 6 के 6 उद्देश्य आ जाएं। ये रजिस्टर में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बड़ा लिखा है, तो डायरी तो है नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा छोटा लिखना है। आपको जो ये बिंदु दिए हुए हैं इनमें अधिकतम आप 3 या 4 लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बिंदु तो आपको अवश्य लिखने ही हैं। आप थोड़ा छोटा लिख लीजिए। तीसरा होगा अभिव्यक्ति। विद्यार्थी सस्वर कविता पाठ करके अपनी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, विद्यार्थी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। चौथा, अभियोग्यता, विद्यार्थी उचित स्वर, आरोह अवरोह से कविता पाठ करने की अभियोग्यता विकसित कर सकेंगे। अगला बिंदु है अभिरुचि, और उससे अगला है अभिवृत्ति। तो आप ये सब उद्देश्य देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद जो आगे आएगा वो है सहायक सामग्री। तो हम जो भी सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं वो आप लिख देंगे। लपेट फलक, झाड़न यानी कि डस्टर, श्वेत वृत्तिका यानी कि चौक, संकेतक, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान,
विद्यार्थी गायन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, इसमें ये प्रस्तावना कौशल है। इसमें अधिकतम आप 6 या 7 प्रश्न ले सकते हैं। सामान्यतः 5 लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 5 नहीं बना पा रहे तो कम से कम 4 तो होने ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकते। तो इसमें क्या है, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो जो ये प्रश्न होते हैं जिगजैग टाइप होते हैं, यानी कि आपका एक प्रश्न का उत्तर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसी उत्तर से अगला प्रश्न शुरू होना चाहिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, खाली समय का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है विद्यार्थी और रुचिकर कार्यों से। प्रश्न नंबर 2, जिन कार्यों में हमारी विशेष रुचि होती है उन्हें क्या कहते हैं, हॉबीज़। अब इसी से ही ये शुरू हो रहा है। तीसरा प्रश्न ये देखिएगा, सामान्यतः बच्चों की मुख्य हॉबीज़ क्या होती है। तो उनकी हॉबीज़ मान के चलो वो उत्तर देते हैं गायन, नृत्य, बागवानी आदि। तो अब इन्हीं से अगला प्रश्न स्टार्ट होगा, विपल गायन से संबंधित कविता के बारे में बताइए। तो समस्यात्मक प्रश्न है, उन्होंने ये कविता कभी पढ़ी नहीं, तो वो पहली बार पढ़ने चाह रहे हैं बच्चे, तो इसलिए उनके लिए ये समस्यात्मक प्रश्न है और यहाँ से ही आप अपना पाठ शुरू कर सकते हैं। उद्देश्य कथन आप अपने सुंदर शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। आज हम बच्चों को कह सकते हैं कि बच्चों आज हम बालकृष्ण शर्मा द्वारा रचित विपल गायन कविता का अध्ययन करेंगे। ये बहुत अच्छी कविता है, आप इसको बहुत सुंदर तरीके में व्यक्त कर सकते हैं जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए। ये नहीं है कि आप हर बार एक ही रट्टा लगाएंगे कि हम आज ये कविता पढ़ेंगे, हम आज ये कविता पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चे पहले ही आपके बोलने से पहले ही बोल देंगे कि अब सर या मैडम ये बोलेंगे कि आज हम ये पढ़ेंगे, वो आपकी नकल सी करने लग जाएंगे। तो इसलिए आपको सुंदर शब्दों में व्यक्त करना और हर बार अलग अलग तरीके से कहना है, ताकि बच्चे आपका मजाक ना बनाएं और उनके लिए वो मनोरंजन ना रह जाए, बल्कि उन्हें पढ़ने में वाकई में आनंद आए। अब ये सारा डायरी का फॉर्मेट ही है, आप देख लीजिए। इसमें 4 बॉक्स बने हुए हैं प्रस्तुतिकरण में। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं और चौथा है श्यामपट्ट सारांश। तो जो पद्य का पहला सोपान है, इसमें 8 सोपान होते हैं, तो जो पहला सोपान चलेगा वो आदर्श वाचन, यानी कि आपको जो भी कविता है उसका आपको आदर्श वाचन करना है और बच्चे उसे सुनेंगे कि ये किस प्रकार गायन किया जाएगा, किस प्रकार पढ़ा जाएगा। तो इसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सम्मुख कविता का उचित यति गति लय पूर्वक सस्वर वाचन करेगी और छात्र क्रियाओं में लिखा जाएगा विद्यार्थी मनोयोग व धैर्य पूर्वक सुनेंगे। तो आपने जो भी प्रकरण लिया है विपल गायन जो कविता है उसमें से आपने जितना भी कविता ली है, मान के चलो 6 लाइनें ली है, 7 लिए, 8 लिए, 10 लिए, 12 लिए, आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में एक कविता पढ़ा देनी, आप उसको 2 या 3 दिन पढ़ा सकते हैं ताकि वो बच्चों को अच्छे तरीके से याद हो जाए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ा दिया फिर उनको कुछ समझ में भी नहीं आया। तो मैंने इसका पहला ही पद लिया है, ये देखिएगा जहाँ पे ये कविता ख़त्म हो रही है, निकली मेरे अंतर तरसे, बस यहीं तक। तो आप दैनिक पाठ योजना में उसके मान के चलो एक कविता है, उसमें 3 पद हैं, तो आप 3 पाठ योजनाएँ बना सकते हैं। पहले पद से पहले पाठ योजना, दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी। आप एक लेसन में 5, एक पाठ में से 5 पाठ योजनाएं बना सकते हैं, क्योंकि आप उसको अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ाएंगे, एक ही बार में नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा है अनुकरण वाचन, और हाँ ये जो सोपान है आदर्श वाचन का, तो ये आपको जो कविता लिखनी है डॉट डॉट करके, तो आपको ये इस प्रकार मिनी चार्ट लगा के वाइट पेपर पे लिखनी है, इस प्रकार लगा के। और बाकी आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, बाउंड्री बना सकते हैं, बॉर्डर वगैरह, तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। दूसरा सोपान है अनुकरण वाचन। तो छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों को कविता के अनुकरण वाचन का आदेश देगी और छात्र क्रिया में क्या लिखा जाएगा, विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। तीसरा सोपान होगा अशुद्धि संशोधन। छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित अशुद्ध शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएगी और छात्र क्रिया में लिखा जाएगा विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। तो अब देखिएगा इसमें
जो अध्यापक क्रिया है उसमें ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा जाएगा। मान के चलो बच्चे कुछ शब्द अशुद्ध बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो ये शब्द कठिन है, उनसे नहीं बोल पाएंगे, तो आप उनको सही करवाएंगे, उनको बोर्ड पे लिखेंगे। और जो बोर्ड पे लिखेंगे, श्याम पट्ट पे लिखेंगे। जो श्याम पट्ट का कार्य होगा वो आप एक ब्लैक पेपर लेंगे, उसको सिल्वर कलर के पेन से लिखेंगे, यानी कि चौक के रूप में उस पर लिखेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो यहाँ लिख रहे हैं वही आप श्याम पट्ट पे लिखेंगे। तो मान के चलो जैसे चिनगारियाँ शब्द है, बच्चे उसको चिनगेरियाँ बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना आ रहा, तो आप उनको वाचन करना सिखाएंगे। ये मिजरावे शब्द है, वो गलत बोल रहे हैं, रुद्ध है, शुद्ध है, ज्वलंत है, वो गलत शब्दों को उच्चारण कर ही देते बच्चे, तो आप उनको जो जो आपको लगता है कि ये हो सकता है तो आप वो लिखेंगे। और बाकी क्लासरूम में अगर वो गलत बोलते हैं तो आप वो भी शुद्ध करवाएंगे, श्याम पट्ट पे लिख के करवाएंगे, ताकि उन्हें अच्छे से समझ आ जाए कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। अगला सोपान है काठिन्य निवारण। तो छात्राध्यापिका छात्रों को पाठ में आए कठिन शब्दों का निवारण कराएगी। ये भी श्याम पट्ट पे लिखे जाएंगे कठिन शब्द और उनका अर्थ बताया जाएगा। और जो छात्र हैं वो इनके अर्थ अपनी नोटबुक में भी अंकित करेंगे, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, छात्र कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में अंकित करेंगे। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि छात्र कठिन शब्दों को अपनी कार्यपुस्तिका में लिखेंगे। और आपको कठिन शब्द है जो वो इस प्रकार एक मिनी चार्ट लगाकर लिखना है। ये अभी 2 ही है, क्योंकि मैंने एक छोटा सा पद लिया है, उसमें ज़्यादा लाइनें है नहीं, 1-2 ही कठिन शब्द है, तो इतना ही काफ़ी है। आप पूरा लेसन लोगे तो उसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, तो फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप उसको पाठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ाइए, ताकि 2 या 3 दिन तक पढ़ाया जा सके। और इसके आगे जो अगला सोपान है वो बोध प्रश्न का होगा, यानी कि छात्रों को कितना समझ में आया आपने जो पढ़ाया है, तो इसमें उनसे बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। तो छात्र अध्यापिका बालकों से पाठ में आए बोध प्रश्नों को पूछेगी। पहला प्रश्न है, युवा वर्ग कवि से क्या आग्रह कर रहा है, तो उसको उत्तर देंगे संगीतमय रचना सुनाने की, तो वो आग्रह करें। और आपको जो भी उत्तर बताया जाएगा छात्रों द्वारा वो उसको आप श्याम पट्ट पर लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कई विद्यार्थी जो जिससे आप पूछ रहे हैं, जिस विद्यार्थी से, उसको समझ नहीं आया या उसको दूसरे विद्यार्थी सुन नहीं पा रहे, तो आप खुद भी बताएंगे उसका उत्तर और श्याम पट्ट पे भी लिखेंगे। मान के चलो कई बच्चे पीछे क्लास बड़ी होती है तो उनको सुनाई नहीं दे पाता, तो श्याम पट्ट पे ऊपर ऊपर लिखोगे तो उनको दिखाई भी दे जाएगा, अच्छे से समझ आएगा और पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो बार बार किसी चीज़ की पुनरावृत्ति होती तो वो जल्दी तरीके से याद होती, दिमाग में बैठ जाती है अच्छे तरीके से। तो ये आप श्याम पट्ट के रूप में लिखेंगे। ये प्रश्न देख लीजिएगा, बाकी आप बना सकते हैं डायरी में सेम ऐसे ही। और 4 प्रश्न इसमें लिए थे, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। अगला सोपान है मौन वाचन। छात्र अध्यापिका सभी छात्रों से मौन वाचन करने का निर्देश देगी और छात्र निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगी, आप देख सकते हैं। अगला है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। जो कविता का सार क्या है वो है इसमें। छात्र अध्यापिका छात्रों से विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेंगी। इसमें पहला ही प्रश्न है, कवि वीणा के माध्यम से क्या कहना चाहता है, तो छात्र उत्तर देंगे क्रांति के बारे में। अब इसको भी आप श्याम पट्ट पर लिखेंगे क्रांति के बारे में। अब इसको आप अच्छे से व्याख्या करेंगे, बच्चों को अच्छे से समझाएंगे कि कवि वीणा में मधुर संगीत की बजाय क्रांति व संघर्ष के गीत गूंज रहे हैं, वीणा बजाते बजाते उसकी उंगलियां भी ऐंठ गई है। तो ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न नंबर 2, कंठ रुका है महानाश का यहाँ कवि किस ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे जो कवि है युवा वर्ग की ओर इशारा कर रहे हैं और इसको भी आप श्याम पट्ट पर लिखेंगे इस प्रकार ब्लैक पेपर और सिल्वर कलर के पेन से लिखकर। और इसको भी समझाया गया। छात्रा अध्यापिका कथन, कवि कहता है कि जिस कंठ से युवा जनों में संघर्ष की प्रवृत्ति जगाने की आवाज़ निकलती थी वे कंठ आज अवरुद्ध हो गए हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो अंतिम सोपान होगा वो होगा सारांश कथन, कि इस पाठ का सार क्या है। जो भी आप सार बताएंगे उसको इस प्रकार एक मिनी चार्ट में लगाकर लिखेंगे। आपको ऐसे ही नहीं लिखना, आपको मिनी चार्ट लगाकर ही लिखना है डायरी में।
छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पे ये सारे सोपान इसके ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद डायरी के फॉर्मेट के अनुसार जो आगे आएगा वो है मूल्यांकन और पुनरावर्ती प्रश्न। तो इसमें सभी प्रकार के प्रश्न शामिल किए हुए हैं कि विकल्प वाले, रिक्त स्थानों वाले, सत्य असत्य वाले, जिससे कि बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से प्रश्न हल करने में अच्छा लगता है, आनंद आता है। अगर आप एक ही प्रकार से प्रश्न करेंगे तो वो बोर हो जाएंगे, क्या बार बार वही विकल्प चुनिए, उससे परेशान हो जाते हैं। अलग अलग तरीके से प्रश्न होना चाहिए तो उन्हें अच्छे तरीके से समझ आता है। तो निर्देश से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, विप्लव गायन कविता है, किसकी कविता है? वीरता की या ओज की, हास्य की या रौद्र की? आप इसका उत्तर लिखेंगे जो भी होगा। रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, सत्य असत्य वाला प्रश्न है, और ये एक ही लाइन वाला प्रश्न है, लघुत्रात्मक है। युवा वर्ग के हृदय व्याकुल क्यों हो जाते हैं? और जो गृह कार्य है वो भी आपको श्याम पट्ट पर लिखना है, ताकि विद्यार्थियों को जो पीछे बैठे हैं उन्हें दिखाई दे जाए, अच्छे से सुनाई दे जाए, समझ आ जाए कि मैडम ने क्या काम दिया है या फिर सर ने क्या काम दिया, और आपको ये इस प्रकार से लिखना है और ख़त्म करना है। तो यहाँ पे ये दैनिक पाठ्य योजना ख़त्म होती है पद्य की, क्योंकि मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ पद्य की पाठ्य योजना शेयर कीजिए। तो मैंने डायरी में नहीं बनाई, जितनी मैंने बना ली थी बना ली, तो मैंने इसमें रजिस्टर में बना के मेहनत से फिर आपके साथ शेयर करी है। अगर अब आपको वीडियो पसंद आ रही है वाकई में तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो नहीं बना पा रहे, आप जिनकी वाकई में मदद करना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर आप खुद से फ़ोटो क्लिक करके अपनी डायरी में से भेजेंगे तो आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप यूट्यूब में मेरे चैनल पे जाइए और यहाँ से लिंक शेयर कीजिए, आपका काम 2 सेकंड में हो जाएगा। और वाकई में आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, और हिस्ट्री की और हिंदी की और या भूगोल की आपको दैनिक पाठ्य योजना की डायरी बनानी, तो मैंने उसके 20 के 20 लेसन प्लान डाले हैं, और जिनके नहीं डाले वो भी मैं डाल दूँगी। इंटर्नशिप की जो डायरी वो भी मैंने डाल दी है, तो आप इसमें से देख के बना सकते हैं। धन्यवाद।